नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। इस प्रोग्राम का मोटो है, हम बात करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, वो बताते हैं आपको जो कोई और आपको नहीं बताता। और ऐसी ही एक बात आज हम आपको बताएंगे, हमारे समाज से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके बारे में शायद नहीं है जानकारी आम लोगों को, उसकी बात हम करेंगे। मैं आपको सीधे सीधे हमारे मेहमानों से मिलवाता हूं सबसे पहले, फिर आज के प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक क्या है? फयाज अहमद फैजी साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम पासमानदा महाज से जुड़े हुए हैं, पासमानदा मुस्लिम एक्टिविस्ट भी हैं। पासमानदा क्या होता है, ये एक्टिविस्ट क्यों बने, क्या काम करते हैं, अभी हम लोग डिटेल में इसकी बात करेंगे। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ है, शांतनु जी आपका बहुत स्वागत है। देखिए, वक्फ का मामला चल रहा है, जेपीसी अलग अलग लोगों को, संगठनों को बुला रही है, ऑर्गेनाइजेशंस को बुला करके उनके सुझाव मांग रही है। कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। अब जो ये मुस्लिम पासमानदा महाज है, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के पक्ष में, ये चाहते हैं कि वक्फ के अंदर ये सारे परिवर्तन होने चाहिए। तो आपको लगेगा कि भाई क्यों, एक मुस्लिम बॉडी है, क्यों ये इसके समर्थन में आ गई, जबकि हम सब तो यही देख रहे हैं कि चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या और जितने भी इनके संगठन है, वो सब लोग जो हैं अगेंस्ट हैं इसके। फयाज साहब, आप काम क्या करते हैं? हमने पासमानदा इतना तो जान लिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कई बार इसके बारे में जिक्र किया, पिछड़ा मुसलमान। तो पिछड़ा मुसलमान का मतलब क्या? मतलब हिंदुओं में तो हम जाति समझते हैं कि व्यवस्था है, मुसलमानों में एग्जिस्ट करती है उसी तरीके से? हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि उससे ख़राब और है हमारे यहाँ, क्योंकि हिंदू समाज में तो फिर भी सोशल जस्टिस की बात होती है। वहाँ का ब्राह्मण भी दलितों के लिए धरना प्रदर्शन करता है, बात करता है, तो वो स्वस्थ समाज है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल कोई बात नहीं करता। आप किसी से पूछेंगे तो डिनाई कर दे कि नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं है, कुरान में नहीं है, हदीस में है। मैं बताऊँ कि इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में लिखित है ये सब सारी चीज़ें। और रिसेंटली बहुत दूर न जाइए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ऑफिशियल पब्लिकेशन है, मजमूए कानूनी इस्लामी, उसमें लिखा हुआ किसकी शादी किससे नहीं होगी। तो उसमें नस्ल, जिसको हम इंडिया में जाति कह लेते हैं, भेदभाव, अमीर गरीब, तमाम उसमें लिखा हुआ टेक्स्ट। मतलब ऐसा नहीं है कोई चैनल पे बैठ के बात कर रहा हूँ कि उसको छुपाया जा सकता है। मुसलमानों में कास्ट एग्जिस्ट भी करती है? हाँ बिल्कुल, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी है? बिल्कुल खुलेआम है। अच्छा ठीक है, खुलेआम है। मस्जिद मदरसा से लेके हर जगह आपको मिलेगी। कब्रिस्तान में नहीं जा सकता। हाँ, कब्रिस्तान में भी आपको मिलेगा। ये आंकड़े ठीक है कि भारत की मुस्लिम आबादी में 85% पिछड़े मुसलमान हैं? देखिए, एक तो जो पसमानदा शब्द हम प्रयोग करते हैं वो सिर्फ पिछड़े मुसलमानों के लिए नहीं करता, हालांकि उसका मतलब पिछड़ा ही होता है। लेकिन उसमें हम जो मुस्लिम धर्मावलंबी पिछड़े हैं, जो मुस्लिम धर्मावलंबी आदिवासी हैं, जो मुस्लिम धर्मावलंबी दलित हैं, उन सबको एक अम्ब्रेला टर्म की तरह पसमानदा यूज़ करते हैं। ट्राइबल भी हैं? हाँ जी। अच्छा। अब खटाना जी को भारतीय जनता पार्टी ने जो राज्यसभा सांसद बनाया है वो ट्राइबल समाज से आते हैं, गुलाम अली खटाना जी। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि जेपीसी में उनको नहीं रखा गया, कम से कम एक हमारा पसमानदा प्रतिनिधित्व हो जाता है। वहाँ सारे अशराफ वर्ग के लोग हैं, तो जब हम वहाँ है ही नहीं हैं तो हमारा पक्ष कौन रखेगा? मुसलमान दलित भी है, पिछड़ा तो है ही है। इसके अलावा दलित में सबसे रेनाउल्ड उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिसको वाजपेयी जी ने भारत रत्न दिया था। तो भारत सरकार और जो संविधान की एक प्रक्रिया है, जो समाज है, आप हिंदू डोमिनेट कह सकते हैं भारत को, उसमें तो हमारा सम्मान है। लेकिन हमारे ही समाज में आपने कभी नहीं सुना होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर, सेक्रेटरी और सदर और अध्यक्ष बनना दूसरी चीज़ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दरबान भी कोई पसमानदा ये दलित समाज का कोई बन गया होगा। एक बात मैं कह दूं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इतने बड़े शहनाई वादक पूरी दुनिया में जानते हैं। भारत को बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत को इसीलिए जानते हैं कि यहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाने वाला कोई पैदा हुआ था। उनकी आल औलाद भी ये सोच नहीं सकते कि उसकी किसी अपर क्लास मुस्लिम से शादी हो सकती, सोच नहीं सकते। करना, उस प्रक्रिया में जाना तो एक दूसरी बात है, वो सोच भी नहीं सकते कि हमें इधर भी जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको ये मतलब मुस्लिम समाज के अंदर कास्ट स्ट्रक्चर कैसा है, क्या हिंदुओं जैसा ही है, इसकी मैं आपसे बात करूं। उससे पहले आप चूंकि वक्फ की बात शुरू की है तो उसी को हम लोग, आप लोगों का क्या टेक है वक्फ पे? आप क्यों इसके समर्थन में कि अमेंडमेंट हो? देखिए, सबसे बुनियादी जो चीज़ है, सेकुलर देश है हमारा, लोकतांत्रिक देश है, यानी डेमोक्रेटिक सेकुलरिज्म है। और इस देश में आप जानते हैं कि दबे कुचले समाज की एक बड़ी संख्या है, चाहे वो जिस धर्म का मानने वाला, मुस्लिम में, हिंदू में, सिख में, ईसाई में, हर जगह है। तो अगर कोई भी चीज़ सरकार के कंट्रोल में हो, सरकार से मतलब लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार, आज किसी की है कल को किसी की होगी, उसके कंट्रोल में अगर कोई भी चीज़ है तो ये दबे कुचले समाज, चाहे वो जिस धर्म का मानने वाला हो, उसके फेवर में होता है। ये मैं समझ पाया हूँ। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं कोई संस्था चला रहा हूँ तो मैं अपने भाई के रखूँगा, बहनोई के रखूँगा,
लेकिन अगर सरकार कोई संस्था चला रही है तो सरकार तो फिर संविधान के हिसाब से चीज़ें करेंगी। तो ये मेरा अपना स्टेक, इसलिए हमने कहा कि अगर जो अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, हमको सपोर्ट 2-3 पॉइंट। एक तो इस पे सरकार का कंट्रोल, पहले के वक्फ बोर्ड की इतनी स्वायत्ता है। अच्छा, मैं तो उसको पाकिस्तान कहता हूँ कि एक तो पाकिस्तान अशराफ ने बनवा लिया लैंड के हिसाब से, फिर छोटे छोटे पाकिस्तान है, अशराफ मतलब अपर क्लास मुस्लिम। ये छोटे छोटे पाकिस्तान है, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, छोटे छोटे पाकिस्तान है। मैं इसलिए पाकिस्तान कहता हूँ कि आप उसको बाहर से देखते कि मुस्लिम संस्था है, सारे मुसलमान इसमें मजा कर रहे हैं, आप यही समझते हैं। मैं अलीगढ़ में एडमिशन नहीं हो सकता है मेरा। क्यों? अलीगढ़ मैं देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिस मुस्लिम देखिए, भारत में जो मुस्लिम विमर्श चल रहा है, ये क्या है? ये टू नेशन थ्योरी का परिवर्तित ट्रांसफॉर्म रूप है। अभी टू नेशन थ्योरी कह नहीं सकते, मुस्लिम लीग कह नहीं सकते, तो चलो भाई मुस्लिम विमर्श कह रहे हैं कि हाय मुसलमान, हाय मुसलमान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पसमानदा मुसलमान का एडमिशन लेना मुश्किल है बनिस्बत बनारस हिंदू शब्द में जोर दे रहा हूँ, हिंदू यूनिवर्सिटी में। मेरे अंकल जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट थे। मैं समझता हूँ अलीगढ़ गए होते तो शायद एडमिशन न मिल पाया होता या क्लर्क भी न बन पाए होते। क्यों नहीं? अब मैं बताऊँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सोशल जस्टिस का रिजर्वेशन नहीं है। सोशल जस्टिस के रिजर्वेशन न होने की वजह से जो ओबीसी और एसटी में जो मुसलमान आता है उसका रास्ता ऐसे ही रुक गया वहाँ। लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सोशल जस्टिस का आरक्षण है, तो मैं ओबीसी में आता हूँ, कमजोर आदमी हूँ, तो मैं आरक्षण दिया गया, तो उस ओबीसी मुसलमान को आरक्षण मिलता है। मिला, एसटी मुसलमान को मिलता है। ऑफिशियली ओबीसी एसटी में मुसलमान आते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आने के बाद अब मुसलमानों का कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको आरक्षण न मिलता हो। दलित मुस्लिम को ही मिलता है? हाँ, दलित मुस्लिम को ओबीसी में मिलता है। हमारी ये डिमांड थी कि उसको जो है शेड्यूल कास्ट में समाहित किया जाए। पहले मिलता था, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 से पहले मिलता था। सर मैं 1 मिनट में आया, लेकिन जरा ये वक्फ वाले बात रह गया। क्या वक्फ के अंदर भी कास्ट लाइंस पर कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन है या इन पदों पर अगड़े मुसलमान बैठे हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, बात छूट जाएगी। मैं इसका जवाब देने से पहले, आप पूछे थे वक्फ बोर्ड का क्यों समर्थन कर रहे हैं। जो अमेंडमेंट बिल है, एक तो वो कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का, तो हमारे फेवर में। दूसरा, पहली बार किसी सरकार ने ये साहस किया है, मैं इसको साहसिक कदम मानता हूँ, कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को एड्रेस करते हुए पहली बार किसी ऐसी संस्था जो अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए है, उसमें ओबीसी मुसलमानों की बात किया। हालांकि सिर्फ ओबीसी की किया है, हम चाहते हैं कि जो दलित मुसलमान हैं, जो आदिवासी मुसलमान, उनको भी मेंबर बनाने की बात हो, लेकिन किया तो कम से कम। और ये एक सबसे बड़ी वजह है कि इसका विरोध अशराफ वक्त लगातार कर रहा है, क्योंकि अब हम उनके बराबर बैठेंगे जो कल उनके कदमों के नीचे बैठते थे अब वक्फ बोर्ड में। दूसरा जो आपने सवाल किया, सिर्फ वक्फ बोर्ड नहीं, इस देश में अल्पसंख्यक मुस्लिम नाम से जितनी भी संस्था है उसमें सब आपको अशराफ वर्ग मिलेंगे जो अपने विदेशी होने का दम भरते रहते हैं। वो आपके ऊपर, हमारे ऊपर, कि हमारे बाप दादा, हर 10 लाइन के बाद 11वीं लाइन वो ये कहता है कि हमारे बाप दादा यहाँ से आए थे, इतना हुकूमत किया था। वो आपसे जब पर्सनल भी बात करेगा तो 10-20 लाइन के बाद वो एक बार जरूर बता देगा आपको कि हमारे बाप दादा वहाँ से आए थे, तो यहाँ कब्जा किया, वहाँ जानना चाहता हूँ कहाँ से आए थे। इसीलिए सऊदी अरब ने अभी कहा कि जो भारत में मुसलमान है वो तो मुसलमान है ही नहीं, वो कन्वर्टेड है। हम हैं, सभी कन्वर्टेड हैं। जाहिर है, कोई 4 पीढ़ी, कोई 5 पीढ़ी, कोई 8 पीढ़ी पहले कन्वर्ट हुआ। तो इसलिए जो है, इसीलिए वो इस लीनिएज को बनाए रखने के लिए बाबर से अपने को जोड़ते हैं, औरंगजेब से जोड़ते हैं। भाई औरंगजेब हो, बाबर हो, इन लोगों ने इस देश के साथ क्या किया ऐसा तो है नहीं, मालूम नहीं है। जो अशराफ की बात कर रहे हैं, देखिए मामला क्या है। आज़ादी के बाद चूंकि धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, गांधी जी ने कहा कि जो मुसलमान नहीं जाना चाहते वो रह सकते हैं, ठीक तो हो गया। किसी ने एतराज नहीं किया, किसी हिंदू संगठन ने या किसी हिंदू ने इस पर एतराज नहीं किया। तो इन लोगों ने मुसलमान वोटों की ठेकेदारी ले ली, जो अशराफ वर्ग है, कि आप हमारा ध्यान रखिए, वोट हम आपको दिलाएंगे। तो कैसे दिलाएंगे? तो मजहब के नाम पे दिलाएंगे। कि अगर नहीं दिया वोट, जिसको हम कह रहे हैं उसको नहीं दिया, तो हमारा धर्म, हमारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। अच्छा, तो इस नाम पर जो है एक तरह से एक्सप्लॉयट करते रहे। इसलिए आपको याद होगा कि हैदराबाद में जब बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई, तो प्रधानमंत्री ने जब पसमानदा का पहली बार मुद्दा उठाया अपनी पार्टी की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी में, तो कहा कि ये मत सोचिएगा कि हमें वोट देंगे कि नहीं, ये सोचकर मत जाइएगा। तो वोट को पहले बाहर किया
केवल कंसिडरेशन किसी दो समाजों के बीच में, दो वर्गों के बीच में संबंध का आधार वोट नहीं होना चाहिए, या वोट ही नहीं होना चाहिए, गिव एंड टेक नहीं होना चाहिए। हर राजनीतिक दल मतलब ये ट्रांजैक्शनल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कि हमको वोट दोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे, नहीं वोट दोगे तो नहीं देंगे। ठीक। तो ये अशराफ की जो है, और संख्या में कम है, तो वो एक मानसिकता है कि अगर ये बढ़ गए तो ये तो संख्या में बहुत ज्यादा है, फिर हम कहां टिकेंगे। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये एक कुछ मिलती जुलती मानसिकता है कम्युनिस्टों से। आप कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो में देख लीजिए, और उनकी जितनी डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, उसमें आपको न मुसलमान मिलेगा, एक आध जो है अपवाद के लिए मिल जाए, न दलित मिलेगा, न पिछड़ा मिलेगा। बात तो इन्हीं की करते हैं वो, बात इन्हीं की करते हैं। अच्छा, तो केरल एक उदाहरण है, वीएस अच्युतानंदन थे जो ओबीसी से आते हैं, वरना जो है उनके पोलित ब्यूरो में और उनकी जो सेंट्रल कमेटी है उसमें नहीं मिलेंगे। अशराफ ने वही काम पसमानदा मुसलमानों के साथ किया है कि इनको दबा के रखो और इनके नाम पर जो है अपनी हुकूमत चलाते रहो, अपनी सल्तनत चलाते रहो, अपना व्यापार बढ़ाते रहो। ठीक है। तो ये जो वक्फ बोर्ड है वो उनकी असल में रियासत है। अभी कर्नाटक का 2012 में कर्नाटक की जो माइनॉरिटी कमीशन है उसकी रिपोर्ट आई, तो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसके मैनेजमेंट में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। तो ये पैसा किसी पसमानदा के पास तो गया नहीं। कहां गया? वक्फ का जो उद्देश्य है कि जो गरीब मजलूम मुसलमान है उसकी मदद के लिए है। तो वही लोग पूछ रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड बताए कितने स्कूल खुलवाए, कितने अस्पताल खुलवाए, कितनी बेटियों की शादी कराई, कितने विधवाओं के विवाह कराए। तो अगर आप उस समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं तो क्या किया है? राइट। लेकिन मतलब आम तो सोच तो ये है कि भाई इस्लाम एक मोनोलिथ रिलीजन है, इस्लाम में भेदभाव नहीं है ये, लेकिन अगर ऐसा ही है डिस्क्रिमिनेशन जैसा मान लीजिए हिंदू समाज के अंदर कहा जाता है, तो फिर तो कोई अंतर नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगा ये कितनी सफाई से इसको छुपाया गया जो समाज में हर जगह है। देख, कांग्रेस का प्रोजेक्ट क्या था कि हिंदुओं को हिंदू की फीलिंग ना आने पाए, उसको ठाकुर की फीलिंग आए, बनिए की फीलिंग आए, उसको कास्ट की कॉन्शियसनेस रहे अपनी, जो अभी आजकल तो फिर से बढ़ गई कि तुम्हें जात बताओ, जात बताओ। और मुसलमानों में वो हल्का सा फिर पता भी ना लगे, उनमें तो अलग बात है, वो पता भी ना लगे। तो जैसे अभी फैज साहब ने बताया कि आप क्या कहते हैं, जब हिंदू समाज की बात होती है कि रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है, मतलब कि आप साथ में बैठ के खा नहीं सकते और आप बेटी की शादी नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं सब कुछ होता है, इस मस्जिद में नहीं जा सकते, इस आपकी यहाँ पे इस फलाना कब्रिस्तान में आप दफन नहीं हो सकते, इसके साथ बैठ के खा नहीं सकते, इसके यहाँ की हलवाई की आप नहीं लेंगे, आपकी शादियों में ये लोग नहीं आएंगे, मस्जिदें आपकी अलग अलग, सब कुछ है। लेकिन आज तक 70 साल तक हल्का फुल्का आप एक एवरेज आदमी से पूछ लीजिए, उसको मालूम नहीं, हल्का सा पता होगा शिया सुन्नी है, बस इतना पता होगा कि हाँ वो शियाओं के थोड़े त्योहार अलग है या वो कि और स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हैं मतलब इस्लाम की, बस। लेकिन ये पता ही नहीं लगने दिया। अब जाके जब प्रधानमंत्री ने पसमंदा बोला तो पसमंदा शब्द आया, वो तो राजनीतिक सर्कल में मत सोचिए आप आम जन से पूछिए, आम जो सड़क पे घूम रहा है उसे पता है कि मुसलमान मोनोलिथ है, क्योंकि अगर वो लेयर्स पता लग गई उसकी तो उसमें तो फिर पसंदीदा लीडर भी। अगर आप कुछ ऐसे कुछ ग्लेयरिंग एग्जांपल्स बता पाए हमको कि हमें कैसे है ये ऊंच नीच का फर्क, कहां क्या मस्जिदों का उदाहरण दे दूं या कब्रिस्तान तो आपको हर शहर में मिल जाएंगे। मस्जिद आजमगढ़ में एक गांव है जहां बहुत बड़ा बैतुल उलूम एक मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा फत्तनपुर। उस गांव में 2 मस्जिद हैं, एक मियाने की मस्जिद और एक धोबियाने की मस्जिद। क्या मतलब वो इनका मियाने और धोबियाने? मियाने का मस्जिद मतलब मियाँ जी की मस्जिद, बड़ी। धोबियाने की मस्जिद मतलब धोबी की मस्जिद। मुसलमान तो दोनों हैं। जहाँ इतना बड़ा मदरसा है, उनके साहब बहुत पॉलिटिकल भी रहे हैं, वो बैतुल उलूम बहुत बड़ा आजमगढ़ का मदरसा माना जाता है, उसी गांव की बात बता रहा हूँ। और वहाँ पे एक साहब अशराफ है, उनका घर धोबी की मस्जिद के सामने। धोबियाना वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, थोड़ा सा भोजपुरी अवधी से मिक्सअप लैंग्वेज है आजमगढ़ की। तो वो साहब उस मस्जिद में जाके पूरा गांव का चक्कर लगा के दूर जाके मियाने वाली मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। धोबियों की मस्जिद में तो अल्लाह ताला सुनेंगे नहीं, चलो भैया। तो ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। हम देखना नहीं चाहते हैं, हम जानना नहीं चाहते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में? हाँ, कोई भी कर्नाटक के एक गाँव में है कि उसकी स्टडी मिल जाएगी, तमाम स्टडीज़ है इस पर, ऐसा नहीं है। साउथ वाले कहते हैं कि नॉर्थ में मुसलमानों में कास्टिज्म है, साउथ में नहीं है। अभी एक सांसद हमसे कह रहे थे कि हमारे यहाँ नाई जाति नहीं है। हमने कहा कहाँ के हैं सांसद जी आप? तो कर्नाटक के हैं। हमने कहा वहाँ हजाम गाली की तरफ पे यूज होता है। अरे हजाम है क्या रे? तो हजाम वाली बात ना को करो भाई,
आप समझ रहे, हजाम ये अरबी फारसी शब्द ही हो गया नाव के लिए। तो सन्नाटे में आगे कहे नहीं 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 ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो ऑलरेडी झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ बोल बोल के हम जैसे लोग, मैं तो प्रधानमंत्री का बहुत विशेष आभार करता हूँ, मैं थोड़ा भावुक भी हो जाता हूँ कि सच में उन्होंने साबित किया कि वो एक राष्ट्र के लिए कितने चिंतित है। हम तो वोट भी नहीं देते हैं, इस बार भी नहीं दिए। हमसे ये 24 के चुनाव के बाद लोगों ने पूछा भाई पसमानदा कहाँ हुआ, आप तो खुलेआम कह रहे थे कि मोदी जी को वोट दो। मैं बदनाम भी हूँ संघी और भाजपाई। इनका एक अच्छा है कि जब मुस्लिम समाज के अंदर से कोई आवाज़ उठाए तो उसको संघी भाजपाई कह दो, अब बाहर से कुछ कोई उठाए तो इस्लामोफोबिक कह दो। है हमारे सामने उदाहरण। तो उससे आप डरोगे कि यार हम मुसलमान, मैं आप डरेंगे ये रिपोर्टिंग करने से यार कौन इसके चक्कर में पड़े, ये इस्लामोफोबिक हमें कोशिश करें। मैं डरूंगा कि हमें संगी न कह। अच्छा, एक सवाल मैं सर से पूछ रहा हूँ, ये सवाल मेरा आपसे भी होगा। सर वो जैसे ये इन्होंने बताया कि भाई पासमानदा के लिए मोदी जी इतना कर रहे हैं, वोट तो पासमानदा भी नहीं देता मोदी जी को, खुद ही कहा नहीं ये तो नहीं दिया। मैं मांग के थक गया। मैं कह रहा था कि अगर इस लोकसभा चुनाव में देखिए एक सरकार की हैसियत से, प्रधानमंत्री की लोकेशन से, ठीक है वो हिंदू मुसलमान ने वो देख रहे हैं कि हाँ ये तबका वंचित है, आना चाहिए, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, हमारा भी तो धर्म है, हम वोट देते हैं। जो नहीं मांग रहा है वहीं गिरे पड़े जा रहे हैं। एक बार अगर मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई थी, अगर 24 में हम लोग 10-15% भी दे देंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में हुआ था, ये 12-15% गया। और मैं बताऊं उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, जिसके टिकट पे पसमानदा चेयरमैन चुन के आए। यानी वैसी की पार्टी और कांग्रेस और सारी पार्टियां पीछे थीं। तो ऐसा नहीं कि जब आप पार्टी समाज को भी जोड़ेगी और समाज भी जब जुड़ेगा तो परिवर्तन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम 24 के चुनाव में हमने ये कहा कि अगर हम लोग कुछ भी वोट देते हैं तो भाई उनका काम करें, हमारा काम, हमारे पास एक वोट है। अगर हम देते हैं तो इससे दो फायदे हैं, एक तो जो हमारी बात कह रहा है उसका हौसला बढ़ेगा, भाई राजनीति है ना, वोट की लालच सबको होती है। दूसरी चीज, अदर पार्टियां भी ये समझेंगी कि हमारे गुलाम नहीं है, इधर भाग रहे हैं, तो हमारे लिए फिर रस्साकसी, हमारे सामाजिक पहचान के नाम पे लोगों, हमारे वोटों की रस्साकसी शुरू होगी, जो अभी धार्मिक पहचान के नाम पे, जिससे हम भुक्तभोगी, जिससे हमारा नुकसान होता है। अभी मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। जब आपने देश बांट ही लिया हिंदू मुसलमान करके, तो अब काहे को मुसलमान मुसलमान? अब आपको क्यों मुसलमान सांसद चाहिए? तो फिर हिंदू सांसद भी चाहिए। आप मुसलमान मुसलमान करो तो ठीक है, कोई सामने वाला हिंदू हिंदू करने लग रहा है तो आप सोशल जस्टिस फलाना ढिमकाना संघीय ढांचा है ये सब। तो आप इसको गलत नहीं मानते कि बीजेपी टिकट नहीं देती मुसलमानों को, रिप्रेजेंटेशन नहीं देती? नहीं, देखिए मैंने एक बात कही थी बहुत पहले, 3-4 साल पहले, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू समाज में सामाजिक न्याय को एड्रेस किया, संगठन में जगह, देखिए संगठन में जगह देना बड़ी चीज़ होती है। सरकारें आती जाती रहती हैं, कल को आज सरकार बनी, कल को नहीं बनेगी। संगठन में जगह देना, और भारतीय जनता पार्टी ने सरकारों में भी जगह दिया हिंदू, ओबीसी, एससी, एसटी को। उसका फ़ायदा ये मिला कि ये वर्ग उसके साथ जुड़ा भी, और भारतीय जनता पार्टी पे एक मनुवादी और ब्राह्मणवादी पार्टी की जो एक लेवल लगा हुआ था वो कुछ हद तक धुला। ये बनिया पार्टी, ब्राह्मण पार्टी कुछ हद तक धुला। वैसी अगर भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, अगर वो मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को एड्रेस करते हुए इनको संगठन से जोड़ती है, सरकारों में जगह देती है, तो ये पसमानदा समाज का अपलिफ्टमेंट होने के साथ साथ ये दूरी जो हिंदू मुसलमान की वो भी मिटेगी। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अजेय हो जाएगी, 20-25 साल तक उसको कोई हरा नहीं सकता है। मैं एक बात पूरी कर दूं, क्योंकि पसमानदा 90% है, धोती साड़ी पहनने वाला है। अशराफ की औरत एक दिन मंगलसूत्र टीका लगा ले, साड़ी पहन ले, तो खचाखच खचाखच फोटो खींचने लगता है, अरे फलां साहब की वाइफ है, देखिए कितनी भारतीय संस्कृति, गंगा जमनी तहजीबी फलां। हमारी औरतें जो हैं साड़ी में मर जाती हैं, कोई नोटिस नहीं करता है। ये तो बड़ी नेचुरल जोड़ी बता रहे हैं, ऐसे तो मतलब पसमानदा मुसलमान और भाजपा हो क्यों नहीं पा रहा? अब मुझे लगता है कि जो है उसमें सबसे बड़ी बाधा जो है इस्लाम की कुछ प्रावधान है। जब आप गैर मुसलमान को काफिर मानेंगे, यही आपको बचपन से पढ़ाया सिखाया जाएगा। तो ये सब पढ़ाई लिखाई, ये जो बात कर रहे हैं संबंध की, ये व्यवहारिक बात कर रहे हैं, आम जिंदगी में जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मस्जिद में मौलवी जो बताता है, जो सिखाता है, वो इससे अलग है। और किसी भी मुसलमान के लिए, क्रिश्चियन के लिए, दोनों के लिए अपने मजहब से बड़ा कुछ नहीं है।
समस्या यहां आती है। हिंदू के लिए ऐसा नहीं, हिंदू जो है जाति में बटा हुआ है। उससे कहिएगा तो वो अपनी जाति का जो उसका स्वाभिमान है वो उसके धर्म के स्वाभिमान से बड़ा होता है ज्यादातर मामलों में, सभी के धर्म सेकेंडरी हो जाता है हाँ। तो जब भी मौका मिलेगा जाति और धर्म में से चुनना पड़ेगा तो हो सकता है जाति को चुन ले, धर्म को छोड़ दे, और होता है। बीसियों हजारों उदाहरण मिलेंगे। तो ये जो फर्क है ना, ये खत्म नहीं हो रहा कि आप टिकट देंगे, जैसे ही कल को भाजपा टिकट दे दे इनको तो मुसलमान समाज इनको मुसलमान ही नहीं मानेगा। जो भाजपा के सारे प्रवक्ताओं के साथ होता है, हाँ। सबको संघी मुसलमान। इसमें मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखता हूँ। जैसे केरल में एक ही टिकट दिया था लोकसभा में, 85,000 वोट पाए केरल ऐसी जगह में। मैं इसको बहुत बड़ी कामयाबी समझ। तो जो कल्चरल साम्यता है ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम इस पे काम करेंगे तो ये यहाँ से ये जोड़ पैदा होगा। तोड़ने के लिए एक संस्था बनी है जिसका नाम है तबलीगी जमात। जाहिर सी बात है, तबलीगी जमात जो इस्लाम को जो चाहती है, हाँ, वो कहती है कि सिंदूर लगाना हराम है, साड़ी पहनना हराम है, सारी हमारी पुरुष के लिए धोती पहनना। मेरे दादाजी जीवन भर धोती पहने, मेरे पिताजी ने बीएससी तक धोती पहना, क्योंकि उस वक्त वही ड्रेस था। और दादा को जब नमाज पढ़ना होता था हमारे तो पीछे से पोंछ खोल देते थे, लुंगी ऐसी हो जाती थी, क्योंकि उसमें यह था कि घुटने के ऊपर का नहीं दिखना चाहिए। तो धोती में अगर होता तो कभी कभी वो दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं हमको नमाज पढ़ने में। पूरी जिंदगी धोती पहना उन्होंने, तो क्या जहन्नम में जाएंगे? तो ये सब हालांकि मैं एक बात बोली, इस्लाम में जो है एक कुफू का सिद्धांत है जो आपके लोकल कल्चर को फॉलो करने की अनुमति देता है। ये सिद्धांत ये लोग नहीं बताएंगे। अच्छा, ये वो वाला सिद्धांत बताएंगे कि बस काफिर को देखो। ये क्या बना देना चाहते हैं? ये रेडिकलाइज करके देखिए, अशराफ वर्ग जो है ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनकी पकड़ सत्ता पे कमजोर हुई, तो उन्होंने सांप्रदायिकता, हिंदू संप्रदाय, हमारे पिताजी कहते थे हिंदू सांप्रदायिक हो ही नहीं सकता है। अगर वो सांप्रदायिक है भी तो खोल है, ऐसे ऐसे करोगे तो झड़ जाएगा। वो अंदर से उसका स्वभाव ही नहीं है सांप्रदायिकता का। ये हमारे पिताजी का स्टेटमेंट है, समाज में वो भी बहुत काम। अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के लेके जो अशराफ वर्ग दुष्प्रचार क्या कह रहा है, मस्जिद छिन जाएगी, मदरसा छिन जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना। ये वही आर्गूमेंट है जो किसी ज़माने में मुस्लिम लीग दिया करती थी। अगर पाकिस्तान नहीं बना तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि रोज तो हम जात की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो जिसको आपने अशराफ का जो 15% है, जो कम न्यूमेरिकली है, जब इस्लाम खतरने वाला नैरेटिव आता है तो उसके पीछे क्यों चल पड़ता है? हाँ देखिए, एक तो दिमाग में बैठा हुआ जैसा सर कह रहे थे, ठीक है ना, और वो समझा, हम उसकी बात को भी समझ चुकी, वो शासक वर्ग रहा है तो उसका एक और हमारे अंदर पहले से कि नहीं जो भाईजान कह रहे हैं वही ठीक है ना, और उस पर काम नहीं हुआ। और उस तरह की जो आवाजें रही वही मौलवी साहब कह रहे हैं। भाईजान का मतलब वो सारे तो री एम्फेसाइज हो रहा है। सर मैं मुस्लिम क्लर्जी में भी ज्यादातर वही है। भाईजान कह रहा हूं, मौलाना जो सब मैं उसी को डिफाइन कर रहा हूँ। अगर मैं भाईजान कह रहा तो अशराफ को डिनोट कर रहा हूँ। और उसमें इनके फिल्मों में नाचने गाने वाला मुल्ला मौलाना, कोट पैंट पहने वाला सेकुलर लिबरल, कम्युनिस्ट, सब एक है, सबकी भाषा एक। आप देखिए अली सरदार जाफरी बड़े वाले कम्युनिस्ट माने जाते थे, अल्लाह का मजाक उड़ाएंगे, रसूल का मजाक उड़ाएंगे, कुरान का इनकार करेंगे। लेकिन अल्लामा इकबाल के फेवर में मोटी सी किताब लिखते हैं और कहते हैं कि कश्मीर से 2 बड़े शख्सियत पैदा हुए जिसने देश को सजाया संवारा। एक अल्लामा इकबाल और हमारे नेहरू जी, 2 लाल रंग के, पूरा फारसी में लिखा, लाल रंग के चेहरे वाले, कश्मीर के लोग गोरे लंबे, कश्मीरी पंडित थे। तो सप्रू ब्राह्मण उनके लड़के ने लिखा है कि हम लोग सप्रू ब्राह्मण। एक कम्युनिस्ट जो अल्लाह रसूल को नहीं मान रहा है, मजाक उड़ा रहा है हमारे साथ बैठ के, वो एक इस्लामिस्ट आदमी एकदम कट्टरपंथी का फेवर में तारीफ में किताब लिख रहा है भारत में, उसको वाह 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 साहब क्या जिन्ना। यहाँ सर सैयद पे डाक टिकट निकलता है, यहाँ सर सैयद पे डाक टिकट निकलता है। आसिम बिहारी को कोई पूछने वाला नहीं। अब्दुल करीम अंसारी को, अब्दुल करीम अंसारी ने जब कबायलियों ने हमला किया था कश्मीर पे तो नौजवानों का एक संगठन बनाया था इसके विरोध में। इतिहास में थोड़ी सी दर्ज है। तो एक सेकंड में, तो जैसे आपने बात किया उसी कड़ी में है कि अगर हम इस पे पहले तो बात करना शुरू करें, और हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, हमको पता भी नहीं चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन है। हम इतने यूज्ड टू हो चुका है पसमानदा, उसको लगता है कि नहीं है ऐसी सैयद साहब ऐसे ही हाथ चूमना ही है। सजदा लोग करते, सजदा इस्लाम में हराम है। मैं अपनी आंखों से देखा पैर का सजदा करना सैयद बुजुर्ग का हैदराबाद में, जबकि इस्लाम में हराम है सजदा करना। तो वो सजदा हमसे करा ले जाते हैं, वो जायज़ हो जाता है। अगर हम मोदी जी की तारीफ करेंगे तो काफिर हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं जी। हम जिन्ना साहब की बात कर रहे थे।
वो मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा माना जाता है। उनकी पत्नी पारसी थी। MC छागला, जो बाद में भारत के शिक्षा मंत्री भी बने, एम्बेसडर भी रहे, उन्होंने एक किताब लिखी है। उसमें लिखा है कि एक बैठक चल रही थी, 10-12 मौलाना बैठे थे, जिन्ना साहब के साथ बात हो रही थी। ये 45-46 के बीच की बात है। उनके ड्राइंग रूम में बैठक चल रही थी। उनकी पत्नी आई, बोली कि बहुत अच्छा पोर्क बनाया है, जल्दी चलो, मीटिंग खत्म करो। वो जल्दी से गए, उनको पकड़ के अंदर ले गए। कहा क्या बोल रही हैं? उन्होंने कहा क्या बोल दिया? तो बोले कि अच्छी बात यह है कि ये लोग पोर्क का मतलब नहीं समझते जो वहां बैठे हुए हैं। नहीं तो अभी क्या हंगामा होगा। और वो पाकिस्तान बना ले भाई उनके टिफिन में रत्ती बाई जब लेके आती थी ना उनकी टिफिन में, तो पोर्क और वाइन के शौकीन थे। शराब तो मौलाना आजाद भी पीते थे, चैन स्पोकर थे, शराबी भी थे। तो दिनशा भाई पेटिट की लड़की थी रत्ती बाई पेटिट, और वो उनके दोस्त थे। दिनशा भाई हम उम्र दोस्त थे, और ये बहुत कम उम्र थी, 16-17 साल। वो शादी एक अलग से शो, किसी पर्सनल किसने किसी शादी का हमारा मैटर नहीं है। तो वो सुअर का गोश्त खा के इस्लामिक स्टेट की लड़ाई लड़ते थे। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि अगर पासवानों और भाजपा की दूरी कम हो जाए तो भाजपा अजय हो जाएगी दिन में। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाजपा का अपना एक वोट शेयर है। भाजपा जो उनकी जो सबसे बेकार परफॉर्मेंस है 240 की, उसमें भी वो 37% वोट पे खड़ी है। उस पर आप अगर 4%, 5% वोट पड़ जाए, अगर फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में जो 40% पहुंच जाएगा वो अजय हो ही जाएगा। लेकिन जिन्होंने ठीक है कि विमर्श तो शुरू हो, हमें तो 70 साल से यही नहीं पता था कि क्या लेयर्ड है। इसके लिए हिंदुत्व की कुर्बानी लगेगी क्या? हिंदुत्व की कारण बिल्कुल नहीं लगेगी। इसमें देश का एक अंग है जो छूट गया, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। एक जो कहते हैं ये लोग, मुझसे भी कई बार कह चुके, पर्सनल भी बात होती है हमारी कई लोगों से, जो बिल्कुल हिंदुत्ववादी हैं। कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो इस देश के हिंदू और पसमानदा अगर अशराफ को निकाल दे तो उनकी, अब देखिए चेन्नई का अशराफ, अहमदाबाद का अशराफ, बनारस का अशराफ, कलकत्ते का अशराफ बिरयानी खाता है, उर्दू बोलता है, शेरवानी पहनता है। चेन्नई का पसमानदा, अहमदाबाद का पसमानदा, बनारस का पसमानदा, बंगाल का पसमानदा एकदम अलग अलग दिखाए। वो वहाँ के हिंदू से मिलता जुलता मिलेगा आपको। मैं बनारस को भोजपुरी बोलने वाला, तमिलनाडु से हमारा कुछ बनेगा ही नहीं। वहाँ का मुसलमान हो जाए हिंदू, हमको ऐसे ही करेंगे। हमारे यहाँ का जो भोजपुरी बोलने वाला हिंदू, उससे हमारा थोड़ा वहाँ भाई भाई हम लोग हो जाएंगे। मैं एक बात बताऊँ, मैं हैदराबाद में MD कर रहा था, तो कहीं से मुझे, मैं पता है बहुत पौराणिक जगह से हूँ, मेरे घर के बगल में राम जानकी का मंदिर, बिरगु आश्रम, चित्रगुप्त जी का मंदिर। अच्छा, मैं समझता था कि चित्रगुप्त जी का मंदिर हर जगह होता था। जब मैं इलाहाबाद बाहर गया तो चित्रगुप्त जी की मंदिर बाद में पता था कि अनकॉमन है, हर जगह चित्रगुप्त जी का मंदिर और राम जानकी का मंदिर भी बहुत कम होता है। अच्छा, हमारे घर में था तो हम समझते थे कि हर जगह इसी होता है। सावन के अंदर को हर जगह हरियाली दिखाई देता है। तो मैं जब वहाँ गया तो कहीं से वो हनुमान चालीसा सुनाई दे रहा। साउथ इंडिया में दूसरे तरह के देवी देवता की पूजा होती है। तो हमको लगा कि यार ये तो हमारे यहाँ 3 बजे सुबह से हमारे यहाँ पंडित जी लगा देते थे कीर्तन, वो हम सुन के वो उसी में हम लोग बड़े हुए। तो मुझको बड़ा अपमानित, प्रदीप जी मैं आप सीनियर हैं, पिता तुल्य हैं, मुझे बड़ा अपना कि यार हमारी तरफ की कोई चीज़ बज रही है। मैं ढूंढते ढूंढते मंदिर पे चला, पता चला कुछ नॉर्थ इंडिया के लोग अपना, तो मैं जाके वहाँ बैठ गया। मैं मुसलमान हूँ, हनुमान जी का मैं एक डीटी की तरह, देवता की तरह रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं उनको आराधना तो करता नहीं हूँ। तो मैं जाके मंदिर क्यों बैठा? ये जो हमारी कल्चर चीज़ की है तो हमारे यहाँ की चीज़ है, बलिया की चीज़ है, खुशबू आ रही है, वहाँ तेलुगु तमिल में फंसा हुआ, जाके बैठा हूँ आराम से, हमको सुकून मिल रहा है। इस पे हम काम करें ना, तो ये जो साम्यता है इस पे जब हम काम करेंगे तो स्थिति बदलेगी। ऐसा बड़ी अच्छी बातें आज आपने। देखिए एक बात आखिरी कह दूं, जब कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहा जाता था, मेरे पास बहुत है ना, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, कोई बात नहीं, बोलिए। तो उस वक्त जब हम कांग्रेस को वोट दे सकते हैं तो भाजपा क्यों नहीं वोट दे सकते? पहल तो करें, दोनों तरफ से पहल होना चाहिए। हम ये सोचे कि 100 MP की टिकट दे दें तभी हम वोट देंगे, तो ये भी बेवकूफ़ी की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री की एक क्वालिटी है, मुझे बार बार लोग कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री की तारीफ करने का मौका नहीं चुनते हैं, ऐसे लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए, तब समाज में ऐसे लोग पैदा होंगे। उन्होंने बिना इस लालच को, अभी भी देखिए कहीं ना कहीं मौका दे के फिर बोलेंगे, वो अभी भी इस बात पे डटे हुए हैं कि हमें वोट की नहीं। अपने कार्यकर्ता की मीटिंग में कहा था ना, जनरल मीटिंग तो थी नहीं कि पसमानदा को हम ये करेंगे वो करेंगे, हमें वोट दो। क्लोज डोर मीटिंग। अपने कार्यकर्ताओं को समझाना कि वोट के चक्कर में मत पड़ो, इस समाज को जोड़ो। ये एक राष्ट्र निर्माता इस तरह की दृष्टि रखता है, वो जानते हैं। लेकिन आपने आज जो बातें बताई है तो वही वाली बात हो गई सर कि गालिब साहब का शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए, दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है।
आज बहुत सारी अंदर की बातें पता चली। बहुत शुक्रिया सर, आप आए हमारे प्रोग्राम में। आपका बहुत आभार, आपने मौका दिया। बहुत नेशनल चैनल पे आपके चैनल को नई बहुत बातें लोग जानने को देखते मिली हैं। आज आपसे जी। और मेरा आग्रह रहेगा कि आप मुझे बुलाएं, चैनल बुलाएं, पसमानदा समाज के जरूर, लोगों बिल्कुल। को, प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे हर मुस्लिम विमर्श पे बात कीजिए। और किसी भी मुस्लिम मामले में जब आप सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करेंगे तब ये अशराफात टूटेगा। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया सर आपका। शांतनु बहुत धन्यवाद आपका।